नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और सभी सियासी दल इस समय दूसरे चरण को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। जनता को किस तरह लुभाना है, पूरी कोशिश की जा रही है। जनता को किस तरफ अपनी तरफ आकर्षित करना है, बयानबाजी की जा रही है। बेशक एनडीए के नेता हों या फिर महागठबंधन के नेता हों, लेकिन इस चुनाव में सबसे बड़ी बातें जो निकलकर सामने आ रही हैं वो ये है कि वोट चोरी का जो मुद्दा था, कहीं ना कहीं कांग्रेस उसको भी आगे लेकर चलने से लगी हुई है। लगातार राहुल गांधी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हरियाणा में भी वोट चोरी हुआ और हरियाणा से तो हमारी पूरी सरकार ही चुरा ली गई। और इस मुद्दे को लेकर बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पहुंची है। राहुल गांधी अपनी हर रैली में, हर जनसभा में, राहुल गांधी हो या फिर कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता हो, वोट चोरी को सबसे पहले आगे लाकर खड़ा कर रहा है कि चुनाव आयोग और बीजेपी वोट चोरी करेगी। और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या फिर यूं कह लीजिए कि जो एनडीए के नेता हैं, वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। कांग्रेस हार रही है और बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी हार मान चुकी है। इस वजह से वो एक बहाना ढूंढने से लगे हुए हैं कि कोई बहाना मिल जाए जो हम ठीक राह छोड़ सकें, और वो बहाना है वोट चोरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने तरीके से कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। बात कहीं ना कहीं वही है कि जनता को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो पहले चरण के चुनाव में देखने को मिला बम्पर वोटिंग प्रतिशत, इससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो बिहार की जनता है, खासकर जो महिलाएं हैं, खासा उत्साह देखने को मिला है वोटिंग करते टाइम। एक बार आपको वो बयान सुना देते हैं जिनकी वजह से बिहार विधानसभा चुनाव में सियासी घमासान मचा हुआ। जब राम मंदिर आप देखते हैं या उसके सुनते हैं, आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? माताओं बहनों, आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? भव्य राम मंदिर का आपको आनंद आता है कि नहीं आता है? आप काशी में बाबा विश्वनाथ का धाम देखते हैं, आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपका हृदय गर्व से भर जाता है कि नहीं भर जाता है? आपका माथा ऊंचा होता है कि नहीं होता है? आपको तो गर्व होता है, हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है, लेकिन कांग्रेस आरजेडी के नेताओं को नहीं होता है। ये लोग दुनिया भर में घूमते फिरते हैं, लेकिन अयोध्या नहीं जाते। राम जी में इनकी आस्था नहीं है और राम जी के खिलाफ अनाप शनाप बोल चुके हैं। उनको लगता है कि अगर अयोध्या जाएंगे, प्रभु राम के दर्शन करेंगे, तो उनके वोट ही चले जाएंगे, डरते हैं। उनकी कोई आस्था नाम की चीज ही नहीं है। लेकिन जरा मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, ठीक है भाई, चलो, भगवान राम से आपको जरा भय लगता होगा, लेकिन राम मंदिर परिसर में ही आप में से तो लोग गए होंगे। उसी राम मंदिर परिसर में भगवान राम विराजमान है। वहीं पर जितने घोटाले चल रहे हैं और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, इलेक्शन कमीशन में गड़बड़ी कर रही, वो राहुल गांधी जी ने आपको देखा होगा टीवी पे बताया, तो हर चीज में गड़बड़ी और चोरी से वोट लेते हो। अब चोरी की सरकारें हैं, हरियाणा में चोरी की सरकार, महाराष्ट्र में चोरी की सरकार, मध्य प्रदेश में चोरी की सरकार, और यहां पर भी आएगी। होशियार रहना, यहां भी चोरी करने का वो बहाना ढूंढ रहे हैं। इसीलिए आपको सतर्क रहना होगा।
अगर मैं जंगल राज की बात करूं तो याद करो, शिल्पी गौतम कांड याद है याद? शिल्पी की बॉडी, शिल्पी का शव किसके गाड़ी में मिला था? साधु यादव के नजदीकी के गाड़ी में शव मिला था। पुलिस ने केस का रफा दफा कर दिया। बोलो ये जंगल राज था कि नहीं था? था कि नहीं था? ऐसी सरकार को आने दोगे क्या? जरा जोर से बोलो, आने दोगे क्या? आपको मालूम है, एक दलित आईएएस ऑफिसर था बीबी विश्वास, उसकी पत्नी चंपा विश्वास, उसके साथ बलात्कार हुआ, उसकी माता के साथ बलात्कार हुआ, उसके घर की नौकरानी के साथ बलात्कार हुआ, उसकी बहन के साथ बलात्कार हुआ। यह किस्सा सालों साल चला। आरजेडी का नेता इसमें इन्वॉल्व था। सारा केस रफा दफा हो गया, सारा केस रफा दफा हो गया। ये जंगल राज का नमूना था। दूर क्यों जा रहे हो? सीवान को याद करो, शहाबुद्दीन को याद करो। चंदा बाबू के 2 लाख रुपए फिरौती मांगी थी कि नहीं मांगी थी चंदा बाबू से? आपको बिहार कम मालूम होगा, मुझे बिहार ज्यादा मालूम है। चंदा बाबू से 2 लाख रुपए मांगे थे, चंदा बाबू ने नहीं दिया था। उनके 2 बेटों को एसिड में डाल करके, एसिड में, तेजाब में डाल करके और बाद में चिमनी में डाल करके उनको जिंदा जला दिया। आपको समझना है कि वोट चोरी क्यों होती है। सबसे पहले इस संविधान में लिखा है, यह अंबेडकर जी का संविधान है, यह फूले जी का संविधान है, यह गांधी जी का संविधान है, यह बुद्ध भगवान का संविधान है, नारायण गुरु जी का संविधान है, बसवना का संविधान है। इसमें हिंदुस्तान की जनता की आवाज है। इस आवाज को कुचलने के लिए, अदानी अंबानी की मदद करने के लिए, आपका धन लूटने के लिए ये वोट चोरी करते हैं। और मैं इनसे कह रहा हूं, बिहार की जनता को आप नहीं पहचानते हो, बिहार के युवा को आप नहीं पहचानते हो। इलेक्शन कमीशन वाले, आप लोगों को बिहार की जनता के बारे में कुछ नहीं मालूम। बिहार की जनता आपको यहां पे वोट चोरी नहीं करने देगी। खड़ी हो जाएगी, लड़ जाएगी, मगर वोट नहीं चोरी होने देगी। तो बिहार विधानसभा चुनाव में राम मंदिर, संविधान, वोट चोरी जैसे तमाम मुद्दे रखे जा रहे हैं जनता के बीच में। और राहुल गांधी तो यहां तक कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर वोट चोरी यहां पर भी करेंगे। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सत्येंद्र त्यागी जी और वरिष्ठ पत्रकार हेमंत गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हेमंत सर, आपसे ही जानना चाहूंगा, क्योंकि पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग देखने को मिली, दोनों ही तरफ के नेताओं की जनसभाएं भी देखने को मिली और उसमें तेजस्वी यादव ने एक रिकॉर्ड बना दिया सबसे ज्यादा रैलियां और जनसभा करने का। लेकिन जो बयानबाजी का दौर है उसमें सभी तरह तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या को भी बीच में ले आए हैं, राहुल गांधी वोट चोरी और संविधान की कॉपी। तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी हर जगह ही लेकर चलते हैं कि अगर कोई मुद्दा ना हो तो फिर इसको दिखा देंगे हम। अंतिम वर्ड क्या था आपका? राहुल गांधी जो संविधान की किताब है वो तो हर जगह ही लेकर चलते हैं कि अगर कोई मुद्दा ना भी हो तो एक बार ये जनता को दिखाई देंगे। देखिए, इस पर तो राजनाथ सिंह ने कह भी दिया कि भाई राहुल गांधी हाइड्रोजन बम की बात करते हैं, वो तो एक फटाका भी नहीं फोड़ पाए। और बात भी सही है। कल उन्होंने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई मुद्दों को उठाया, ब्राजील वाला मामला दिखाया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इलेक्शन कमीशन उनको बार बार कहा था कि अगर आपके पास कोई है और कोई प्रूफ है तो आप उसको लेके मेरे पास आए, एफिडेविट दें या कोर्ट पे जाए, पर वो ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन मुद्दा चूंकि बनाना था उनका, उनके पास कोई काम नहीं था, कोई मुद्दा। चूंकि कांग्रेस जो है बिहार में अपने तीसरे दर्जे की पार्टी के रूप में आज हो गई है,
तो अब राहुल गांधी जी जो संविधान की बात करते हैं, तो ये तो बात पक्का है कि बिहार क्या पूरे हिंदुस्तान की जनता समझ गई कि संविधान का मुद्दा, संविधान को लेकर के लोग किस तरीके से हिंदुस्तान के या सनातनियों के साथ खेल रहे, इस भावना को लेकर के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भाजपा के लोग मैदान पे उतरे हुए हैं। रही बात है कि बिहार का जो इलेक्शन हुआ है उसमें 121 जगहों पर मतदान के थ्रू में जो 8% जो वोट है, उसका जो आंकड़ा जो पार किया, वो दोनों मुद्दे बड़ा ही कांटे के संघर्ष की बात बता रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार जो है वो अपने काम और अनुभव को मुद्दा बना रहे हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट को मुद्दा बनाया है और लोगों के बच्चों के फ्यूचर को लेकर के बात कर रहे हैं। तो बात सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, तो लोग भी समझे कि रेवड़ियां, अगर सरकार के पास पैसा है तो गरीबी क्यों है, और अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो ये पैसा ला कहां से रहे हैं। तो ये टोटल को जो वोट है, तो जनता में भी ये आवाज आ रही है कि आखिर पैसा दे रहे, तो कुछ लोग कह रहे हैं भाजपा दे रही 10,000 देने दीजिए, तेजस्वी कह रहे कि हम कर दिए, उन लोग उन पार्टियों में प्रतिस्पर्धा को दिखाने को मतलब तैयार है। और इसका रिजल्ट भी देखिएगा कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि देखिए बिहार के जो चुनाव है उसमें 3 से 4% वोट बहुत निर्णायक होते हैं, और यहाँ जो आंकड़ा है वोटों का वो 1000 से 3000 वोट तक की है। और देखिएगा कि कभी कभी साइलेंट जो वोटर है, वो जो किसी दल से जुड़ा हुआ नहीं होता है, लेकिन वो बहुत ही वास्तविक परिणाम को एकदम चेंज कर देता है। तो ऐसे जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जैसे जन स्वराज हो गए, भीम आर्मी हो गए, वीआईपी हो गए, हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा है, इन लोगों के जुड़ने से भी कुछ जो बातें हुई हैं, जो फायदा हो रहे हैं, वो वोट बैंक को बढ़ाए। महिलाओं का वोट बैंक जो बढ़ा है, आप देखे होंगे कि झारखंड के चुनाव में मैया योजना जब चालू हुआ था 7% महिलाओं का वोट बढ़ गया था, और बिहार में ये 8% हुआ। तो एक तो ये कहा जाएगा कि एसआईआर जो हुआ उसका फायदा ये हुआ कि जो वोटर्स नहीं थे वो हटे, और जो एक्चुअल वोटर्स थे वो वोट पर आ गए। लेकिन 2-3 मुद्दे और है ध्यान देने लायक। आप देखिएगा कि दिल्ली की कई बस्तियां अब खाली मिलेंगी। दिल्ली के जो मुस्लिम बहुल समाज के लोग हैं, जो दिल्ली में रोजगार के लिए जाते हैं, उन्होंने पूरी तरीके से नीतीश बाबू को हटाने के लिए, बीजेपी को नहीं आने देने के लिए इतनी जोरदार कोशिश की है कि सारे वोट बैंक या तो तेजस्वी यादव के खाते में जा रहे हैं, या फिर कांग्रेस के खाते में, या ओवैसी। इस तरह से बहुत सारे एमवाई जो बैंक है, वोट बैंक को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन सबसे मेन मुद्दा जो है कि आखिर वोट जो इतनी जो जम की है, उसके कई कारण है। एक तो नीतीश बाबू को हटाना, बीजेपी में नहीं लाना, तो जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो इस वोट बैंक में बहुत ज्यादा तेजी से आए हैं। दूसरा कि जो एसआईआर हुआ उससे जो लोग वंचित हो रहे थे अब वो वोट देने आए। और तीसरा, महिलाओं को लग रहा, आज भी गांव गांव में लग रहा है कि नीतीश बाबू ने उनकी बात को सुने थे, और नीतीश बाबू उनके काम के लिए कई ऐसी योजनाएं बनाए थे जिसके वजह से नीतीश बाबू का आज भी जो रिकॉर्ड महिलाओं के ठीक है सर। हमारे साथ कांग्रेस से फिरोज खान साहब भी जुड़ चुके हैं। फिरोज खान साहब, वोट चोरी का मुद्दा नहीं बोला पा रही है कांग्रेस। बेशक कहीं का भी चुनाव हो, सबसे पहले वोट चोरी, चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी, मिली भगत, षड्यंत्र, साजिश, ये चीजें आगे कर चल रही है। बिहार चुनाव में भी पहले तो शुरू में तो राहुल गांधी गायब ही हो गए, अब दोबारा से राहुल गांधी जी ने एंट्री भी की, तो मुद्दा उनका बस यही निकल कर आया, वोट चोरी हो सकती है बिहार चुनाव में भी, बिहार की जनता देखती रहे। इनको प्रणाम, सत श्रीकाल, झारखंडी जो है, ये मैंने ऐसी भाषा का बात को सुना, नीतीश बाबू, ये तो बीजेपी के साइड से बोल रहे हैं, बीजेपी का लगता है इनको, बीजेपी ने इनको बैठाया है। वरिष्ठ पत्रकार हैं हेमंत गुप्ता जी, वही है। नहीं खान साहब, समस्या तो यही है ना, आपके पक्ष में जो नहीं बोलेगा वो बीजेपी का। अरे पक्ष में क्या, जायज बात बोलो ना, इनको कैसे मालूम चलेगा मुसलमान कहाँ वोट डाला नहीं डाला, उनको पता है क्या?
इनको पता है बहुत मुसलमान कहाँ वोट डाले, एक तरफा बात करते हैं ये नहीं तो अकेले तो आप भी डिसीजन नहीं ले सकते ना कि कौन कहाँ पर डालेगा। मोदी जी बैठे हैं, मोदी जी तो मोदी योगी तो मोदी बैठे हैं। कि अगर भाईजान आपको कैसे मालूम चलिए, आप थे क्या वहाँ पर? खान साहब कोई बात नहीं, आप अपना जवाब दे दीजिए जो मैंने पूछा, प्यार से, कोई बात नहीं। हेमंत जी बड़ी तादाद में बिहार के वोट डाला, 75 साल का रिकॉर्ड टूटा है बिहार में, मालूम है ना? ये वोट कहाँ गया पता है? एनटीएन कन्वेंट्री के तरफ गया ये सच्चाई को आप छुपा नहीं सकते। आप अपनी बिहार को भाजपा के मत से या किसी पर साल से रोक नहीं सकते बिहार में। आप गए बिहार पूरा इधर घुमाओ में, बिहार का बुरा हाल है। रोड नहीं है, नाली नहीं है, शिक्षा नहीं है, चिकित्सा नहीं है, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, और कुछ नहीं है बिहार में। बिहार के लोगों ने खान साहब मेरा सवाल यह है, खान साहब सुनिए, मेरा सवाल यह है, आप लोग कह रहे हैं कि भैया वोट चोरी पहले भी हुई है, अब तो आप हरियाणा चुनाव को भी एक मुद्दा बनाकर लेकर आए हैं कि हरियाणा चुनाव में तो हमारी सरकार ही चोरी कर ली। ठीक है, मेरा सवाल यह है, बिहार चुनाव में आप, खान साहब सुनिए, बिहार चुनाव में आप बोल रहे हैं कि वोट चोरी यहां भी हो सकती है। चलिए ठीक है, आपने तो जनता के सामने बोल दिया, आपने अपनी जनसभा की, रैली की और वहां से निकल गए, तो उसकी रखवाली कौन करेगा अगर वोट चोरी हो रही है तो? राहुल गांधी वहीं रहेंगे क्या? कमीशन मिला हुआ है, बिका हुआ है, हमारे लोगों ने रखवाली की है। हाँ। और सरकार हमारी बन रही है बिहार में। हाँ। अब देखिएगा, आज 121 सीट में हम 70 से 80 सीट जीत रहे हैं। आपको बता रहा हूँ पुष्पेंद्र जी, इतनी बड़ी तादाद में लोग जो वोट डालने निकले हैं, ये एनटीएन कन्वेंट्री का नतीजा है, और जो वोट चोरी वहाँ पर हो रहा था उसको रोकने का नतीजा है। खान साहब ये बहुत अच्छी बात है कि जो बिहार की जनता है और जो महिलाओं ने बढ़त दिखाई है वोटिंग करते टाइम, ठीक है, एक रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं, अभी आप तो बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बनने वाली है, अगर गलती से आपकी सरकार ना बने तो ये जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है इसको भी कोई साजिश मत बता देना आप। नहीं, हमारी सरकार बन रही है पूरा। और हम लोगों ने वोट चोरी को रोका है। इलेक्शन कमीशन का मुंह में तमाशा पड़ेगा, लोग वहाँ सरकार हटाएंगे और वहाँ का सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी तेजस्वी यादव को लेकर सरकार। ठीक है खान साहब। सत्येंद्र त्यागी जी, वैसे तो आज बड़े दिनों के बाद आप दिखाई दिए हैं, बाकी जो बयानबाजी चल रही है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी चल रही है, आपकी तरफ से भी बयानबाजी लगातार चल रही है। बेशक योगी आदित्यनाथ हो, नीतीश कुमार हो, सम्राट चौधरी हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, कुल मिला के ये है कि जनता को अपने पक्ष में करने के लिए दूसरी पार्टियों पर उनकी कमियां बताना, उन पर निशाना साधना, जंगल राज कब था, घोटाले कब हुए, वो भी सब चीजें जनता के सामने रखी जा रही हैं। मतलब ऐसा है कि अब जनता के सामने हिसाब किताब किया जा रहा है, और जब चुनाव निकल जाते हैं तो उसी जनता के बारे में कोई सोचता नहीं है। पुष्पेंद्र भाई, हेमंत जी, खान साहब और मेरे सभी दर्शकों को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पुष्पेंद्र भाई, मैं बताना चाहता हूँ खास करके कांग्रेस को, और मैं बताना क्या चाहूंगा, कांग्रेस को खुद भी पता है कि वो धीमे धीमे सभी राज्यों में से समाप्त हो चुकी है, और जहाँ भी है, मान लो बिहार में है, यदि उनको इतना ही लग रहा है कि एंटी नीतीश है वहां पर, या उनको लग रहा है कि बिहार में वो सरकार बना सकते हैं, तो वो क्यों नहीं गायब क्यों थे राहुल गांधी जी इतने दिनों से? अभी आए हैं, आने के बाद पहले वो कहते थे ईवीएम में गड़बड़ी है, अब जब ईवीएम में गड़बड़ी कहते थे, अब कहते हैं वोट चोरी हो रही है। अब ये बताएं, एक बात पर तो रुके, जब वोट चोरी हो रही है या ईवीएम में गड़बड़ी है? यदि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है तो हम वोट चोरी क्यों कराएंगे? यदि वोट चोरी कर रहे हैं तो फिर हम ईवीएम में गड़बड़ी क्यों कराएंगे? फिर अभी इनके खान साहब जी कहते थे कि हमारी सरकार बन रही है। अरे भाई, जब आपकी सरकार बन रही है तो फिर वोट चोरी क्यों चिल्ला रहे हो आप? और सबसे बड़ी बात, आप ईवीएम को वोट चोरी, आप आयोग, निर्वाचन आयोग को चोरी, आप शासन को, मतलब हर किसी को आप गाली देते हो। विदेशों में जाते हो तो आप अपने देश को गाली देते हो, आप जिस प्रदेश में जाते हो उस प्रदेश के लोगों को गाली देते हो, आप अपने नेताओं को भी गाली देते हो, आप अपने कार्यकर्ताओं को भी गाली देते हो, आप अपने कार्यकर्ताओं से भी कहते हो कि भाई सब मिले हुए हैं, सब दिख गए हैं, सब भाजपा में चले गए हैं, सब भाजपा के साथ मिले हुए हैं। तो भाई बंद कर दो ना कांग्रेस पार्टी को, क्यों खोल के बैठे हो? जब आपको किसी
पर भी भरोसा नहीं है भाई, किसी पर भी भरोसा नहीं है। कहना चाहता हूँ नहीं, खैर त्यागी जी अब तो वो भरोसा कर भी रहे हैं, वो तो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आने वाली है, हमारी सरकार आने वाली है। और खान साहब एक सवाल आपसे ये है कि आपको लग रहा है लोकतंत्र खतरे में है, आपको लग रहा है संविधान खतरे में है, आपको लग रहा है कि वोट चोरी होगी ही होगी। और राहुल गांधी जी ने ट्विटर पर एक पेज भी लिखा, उसमें उन्होंने जैन जी को संबोधित किया, प्रिय साथियों मुझे आप ये बताइए, लोकतंत्र खतरे में है कांग्रेस को लग रहा है, संविधान खतरे में है आपको लग रहा है, वोट चोरी होगी आपको लग रहा है, तो आप देश की जनता को क्यों बोल रहे हैं, जैन जी को क्यों बोल रहे हैं, जैन जी को आप की वो लड़ाई लड़े? बिल्कुल लड़ेंगे। जय जवान जय किसान हमारा देश का नारा है। जय जवान नहीं, उन लोगों को नहीं लग रहा ना, ये तो आप मात्र आपको लग रहा है ना कि खतरे में है, फैलाना चाहते हो, खतरे में है आपको लग रहा है ना, उन लोगों को थोड़ी लग रहा है। हमको पूरा देश क्यों देख रहा है? तेल का दाम कहाँ चले गया, अनाज का दाम कहाँ चले गया, आप देखिए महंगाई कहाँ चला गया, महंगाई कहाँ है, सिलेंडर कहाँ है, चावल कहाँ चला गया, तेल कहाँ चला गया, पाकिस्तान का पूरा चला गया, महंगाई गया। अरे भैया पूरा प्लान 20 साल में पूरा बिहार को बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। बताइए जनता बदला लेगी आपसे, वोट के माध्यम से लेगी आपसे, वोट आपको महागठबंधन में देगी। और मुझे थोड़ी सी आपत्ति मुझे, ठीक है हेमंत सर, थोड़ी सी आपत्ति मुझे ये जो जैन जी शब्द है ना, इससे इस वजह से भी है कि नेपाल में जो तख्ता पलट हुआ उसके बाद से कांग्रेस के नेता इस शब्द का ज्यादा उच्चारण कर रहे हैं। नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, सब जगह हुआ, नहीं जहाँ ये आपने पहले राहुल गांधी ने पहले कभी नहीं बोला, और बांग्लादेश बनाना चाहते हो, राहुल गांधी ने पहले कभी नहीं बोला, बांग्लादेश बनाना चाहते हो। ठीक है हेमंत सर शांत हो जाइए, बांग्लादेश में क्या हो रहा है? ठीक है त्यागी जी खान साहब शांत हो जाइए। हेमंत सर देखिए, ये जैन जी कुछ और नहीं, ये अमेरिका की एक साजिश है। अगर लोग इसको समझ नहीं पा रहे तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये एक सोची समझी साजिश है जो अमेरिका के द्वारा या डीप स्टेट कंट्रियों के द्वारा चलाई जा रही है। वो चाहते हैं कि भारत हमेशा अस्थिर रहे और भारत को अस्थिर करने के लिए कई देशों में इस तरह के खेल किए जा रहे हैं कि वहाँ की युवाओं को बढ़ाया जाए। और इसी का नतीजा था नेपाल वाला। क्या हालत कर रखा बांग्लादेश में, अभी वो इस्लामिक कंट्री भी पाकिस्तान के हर जनरल वहाँ पर दौरा कर रहे हैं। क्यों? भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी यही चीज होने जा रहा है, बलूचिस्तान में भी यही चीज होने जा रहा है। ये भी कुछ है नहीं, लोगों को मोटिवेट करने का एक बात है कि लोगों को सड़क पर लाकर किसी तरह बहकावे को रोके, क्योंकि आज लोगों के पास 2-3 चीज की बातें हैं जो पुराने कभी इलेक्शन में चलते थे कि भाई रोटी चाहिए हमको, रोटी, कपड़ा, बच्चों के पास खाने को रोटी नहीं है, रोजगार नहीं है। तो जेएनजी को सड़कों पे उतार लेना, उनको बहका देना बहुत आसान है। लेकिन भारत में जेएनजी को सड़कों पे लाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आज के दिन में बहुत सारी चीजें हो रही है। इसका एक नतीजा भी है, देखिएगा अभी कुछ दिन पहले झारखंड के डीजीपी ने कहा कि भाई रोहतास, औरंगाबाद, गया में इलाके जो बिहार के इलाके जहाँ पर वोटिंग होना है, तो हम यहाँ पर पूरा पुलिस बंदोबस्त गतिविधि ऐसा रखेंगे किसी भी तरह से नक्सली उधर ना जाए। अब ये नक्सल क्या है? जरूरत के डिमांड पर, चूंकि इनकी जरूरतें नहीं पूरी हुई तो अपने डिमांड को लेकर बंदूक का सहारा लिए इस तरीके से इसको उग्रवादी और माओवादी बना दिए। लेकिन जिन बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, जो बच्चे भटके हुए हैं, उन बच्चों को सड़क के आप जेएनजी का नाम दे दिए। तो जेएनजी कहना आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल है, और भारत में ये होने नहीं जा रहा, जिसको लेकर के लोग बार बार उठा रहे हैं। ये एक मोटिवेट करना, ये सोच कोई मुद्दा नहीं है, तो मुद्दे को ला करके बिल्कुल सर। और की बात हाँ, मेरा सवाल यही था खान साहब कि आपको लग रहा है वोट चोरी हो रही है, ठीक है? ऐसा तो है नहीं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं या फिर जनता चुनाव लड़ रही है, जनता का वोट चोरी हो रहा है। आप इसलिए मुद्दा उठा रहे हैं कि आपका फायदा नहीं हो पा रहा, आपकी सरकार नहीं आ पा रही, तो आप इस वजह से जैन जी को क्यों आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, जैन जी को कोई आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई नहीं कर रहा। देश हमारा 80 करोड़ लोग बेरोजगार हैं देश के, तब ना 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। आपने कह दिया कि लाखों लोग बेरोजगार हैं। अभी जो आपने मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे किए हैं, हर घर में सरकारी नौकरी, आप कर दोगे पूरा? हर घर में सरकारी नौकरी होगा। हाँ, बिहार में सरकार आएगी,
हाँ। हर घर में सरकारी नौकरी देंगे हम। तेजस्वी यादव ने इससे पहले वादा किया था ना, सरकार चली 10 लाख लोगों को रोजगार दिया। अब देखिए, ये तो खान साहब आपने हिसाब लगाया होगा कि किस तरह से आप हर घर में सरकारी नौकरी दे सकते हैं। पहले तो यही था, उसके बाद जब घोषणा पत्र आया उसमें आपने लिखा कि जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उसको ही देंगे। जहाँ पर सरकार है आपकी दे रहा है नौकरी, जाकर देख कितना रोजगार है। अभी हिमाचल में क्या हुआ? हिमाचल में हिमाचल में सरकार है आपकी हिमाचल में आप रोजगार की बात करते हैं। बिहार में तो हिमाचल में भी समय से सैलरी नहीं मिल पा रही है। हिमाचल में क्या हुआ? सरकार का पैसा भी नहीं है। नहीं क्या बातें करते हैं वाली बात न सत्य है कोई बीजेपी को लोग एक क्या समझ रखा है? रखा है भाई, थोड़ा सा समझाओ। चलिए ठीक है त्यागी जी, खान साहब ठीक है। हेमंत गुप्ता जी, पहले चरण में जो वोटिंग हुई आपको क्या कुछ लग रहा है? क्योंकि अगर हम 2020 की बात करें तो पहले चरण में कहीं ना कहीं जो महागठबंधन था वो आगे रहा। अब की बार क्या लग रहा? कांटे की टक्कर मान रहे हैं? कहीं ना कहीं कोई एक पलड़ा भारी नजर आ रहा आपको? नहीं, कांटे की टक्कर तो है। जो सच्चाई ये है, ये कहा जा सकता है पलड़ा एक तरफ भारी है, कांटे की टक्कर है। और ये कहना बहुत मुश्किल है कि जो रिकॉर्ड वोट हुई है वो रिकॉर्ड वोट किसी एक पार्टी के पाले पे नहीं जा रहा है। ये छोटा फैसला होगा जो जरूर 8% वोट बढ़ा, लेकिन अगर 3% वोट भी बढ़ जाता है तो पिछला रिकॉर्ड तो आपको पता चलेगा कि 2020 में जब ये चुनाव हुआ था तो उस वक्त का रिकॉर्ड को देखेंगे और आपका आज का रिकॉर्ड देखेंगे तो 8%, 8.98 का बढ़ोतरी हुआ है। और ये बढ़ोतरी है जो जहां भी 5% से ज्यादा होता है वो सियासी नजर को पूरी तरह से बदल देता है। अब ये मामला आपको देखने को समझना अगर इसको है तो आप देखिएगा कि 1951 के बाद ये सबसे बड़ा वोटर चेंजेस हुआ है। और ये जो चेंज हुआ है उसमें 1957 में आप लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तो 41% वोटिंग हुई थी। 1998 में ये 65% टर्नआउट हुआ था। और ये 2000 के आसपास जब करीब 63% का वोट था। और 2000 पीछे में ये 5% आगे बढ़ करके आ गई और ये रिकॉर्ड पर जो वोटिंग की है। तो इस पे जो बदलाव आया है वो दोनों पार्टियों की तरफ किधर जाएगा ये कहना मुश्किल है। कभी कभी लोगों को लगता है बहुत बड़ा वोट हुआ लेकिन उसके बाद सियासी बदलाव नहीं आया। बिल्कुल सही बात है। जो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है उससे कहीं ना कहीं अब उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि किसकी तरफ वोट जाएगा वही पलड़ा भारी रहेगा। फिलहाल त्यागी जी, फिरोज खान साहब और हेमंत गुप्ता जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जो बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है, बेशक हम बयानबाजी की बात करें या फिर आपसी आरोप प्रत्यारोप की बात करें, एक दूसरे पर सभी पार्टियों के दल, सभी पार्टियों के नेता लगाते हुए नजर आ रहे हैं और जनता को किस तरीके से अपनी तरफ आकर्षित करना है वो सभी साम दाम दंड भेद जो भी तरीके हैं अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। बेशक हम एनडीए नेताओं की बात करें या फिर महागठबंधन के नेताओं की बात करें। महागठबंधन के पास वोट चोरी का मुद्दा है तो एनडीए के पास तमाम तरह के कई मुद्दे हैं जिनसे वो महागठबंधन को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम मंदिर की बात की, उसको भी लेकर निशाना साधा, जेपी नड्डा ने जंगल राज की बात की, उसको लेकर भी महागठबंधन निशाना साधा। तो तमाम तरह के मुद्दे हैं। अब दूसरे चरण में कौन किस पर हावी होगा वो भी देखा जाएगा। फिलहाल पहले चरण को देखते हुए तो यही है कि एनडीए और महागठबंधन दोनों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।